हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ होम साइंस में। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं नया वीडियो जिसमें 15 बहुविकल्पी प्रश्नों का सीरीज है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी प्रकार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। टीजीटी पीजीटी का जो लोग एग्जाम दे रहे हैं वो लोग भी, और नेट जेआरएफ का जो लोग पेपर दे रहे हैं, जीआईसी या असिस्टेंट प्रोफेसर्स का, सभी होम साइंस के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, कैसे क्वेश्चंस घुमा के पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं नए क्वेश्चंस की तरफ। आज का चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निट डी निट इज अ मेथड यूज्ड फॉर। ठीक है, यानी कि निट डी नेट एक विधि है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे एआरन टेक्सटाइजेशन, दूसरा है निटिंग गारमेंट, और तीसरा है फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, और चौथा ऑप्शन है एआरन कंस्ट्रक्शन। किसके लिए किया जाता है निट और डी नेट का प्रयोग, इस मेथड का यूज इसका किया जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, एआरन टेक्सटाइजेशन के लिए। ठीक है, यार्न टेक्सटाइजेशन के लिए किया जाता है किसका, नेट और डी नेट का ये मेथड है एक प्रकार का। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं आज का। ओरलान इज अ टाइप ऑफ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछ देते हैं ये क्वेश्चन। ओरलान क्या है इस प्रकार का। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया ओलेफिन है, या पॉलिस्टर है, या इलास्टोमेर है, या एक्रेलिक है। ये सब क्या है, एक प्रकार की सिंथेटिक फाइबर्स के प्रकार हैं। ठीक है, ओरलॉन और ओलेफिन हो, पॉलिस्टर हो, एक इलास्टोमेरिक हो, या एक्रेलिक हो। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, ओरलॉन क्या है। ओरलॉन जो है वो एक्रेलिक है। ठीक है, एक्रेलिक का एक टाइप है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं आज का। कॉटन कैन बी आइडेंटिफाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप बाई। अगर हम कॉटन को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो उसमें क्या आइडेंटिफाई करते हैं, क्या किस प्रकार से उसका पहचान करते हैं उसको। दो तरीके से, पहली बात हम माइक्रोस्कोप में कोई भी फाइबर देख रहे हैं, कोई भी चीज़ देख रहे हैं, तो एक लॉन्गिट्यूडनल वे में देखते हैं, क्रॉस सेक्शनल वे में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कॉटन कैन बी आइडेंटिफाई अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से अगर हम कॉटन को देख रहे हैं तो उसमें किस प्रकार की आकृति पाएंगे या किस प्रकार से उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन है कन्वोल्सन्स, स्केल्स, स्ट्रेशंस, या स्पेक्स। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो सही है। यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्योंकि कॉटन में जो हम देखते हैं तो उसमें कन्वोल्सन टाइप की, एथन टाइप की जो होती हैं वो हमको दिखाई देती हैं, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं हमकी माइक्रोस्कोप टेस्ट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं आज का। स्लैश एंड स्प्रेड इज अ मेथड ऑफ क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन यूज्ड इन। ठीक है, यानी कि स्लैश एंड स्प्रेड एक प्रकार का मेथड है जो क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन यानी कि वस्त्र बनाने के लिए यूज किया जाता है। किस में किया जाता है, ये किस प्रकार का मेथड है। ड्रैपिंग मेथड्स है, या ड्राफ्टिंग है, या फ्लैट पैटर्न डिजाइनिंग है, या बेसिक क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन है। तो ये स्लैश एंड स्प्रेड किस प्रकार का, ये फ्लैट पैटर्न डिजाइनिंग है। कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है चौथे का, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, फ्लैट पैटर्न डिजाइनिंग। ये एक प्रकार का स्लैश एंड स्प्रेड मेथड है, क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखते हैं आज का। एलाकार्ट मेनू विल बी फॉलोड इन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, यूजीसी नेट हो या आईसीआर नेट हो, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एलाकार्ट मेनू। इवन अब तो ये टीजीटी पीजीटी में भी मेनू और फूड सर्विसेज की रिलेटेड क्वेश्चन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो या ये कैटरिंग मैनेजमेंट से संबंधित, इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, और बहुत ही उठा के क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एलाकार्ट मेनू विल बी फॉलोड इन, यानी कि एलाकार्ट क्या बोलते हैं इसको हम, बेसिकली ये चॉइस टाइप का मेनू होता है। क्या करते हैं हम इसमें अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर सकते हैं, किसी भी फूड को हम ऑर्डर कर सकते हैं, उसके प्राइस फिक्स होते हैं। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि एलाकार्ट मेनू का प्रयोग कहाँ पे होता है, या हॉस्पिटल में होता है, या हॉस्टल में होता है, या हेल्थ केयर फैसिलिटी में, या होटल में। तो बेसिकली हमको चॉइस के अकॉर्डिंग फूड कहाँ मिलता है, होटल में मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, डी। ठीक है, क्योंकि हॉस्टल में भी हमारा मेनू फिक्स रहता है, जिस दिन बनना है जो भी बनना है तो वो फिक्स है वहाँ पे। हॉस्पिटल में हमको चॉइस नहीं मिल सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल में हमको डाइटिशियन की अकॉर्डिंग डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, डिजीज के अकॉर्डिंग डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। हेल्थ केयर फैसिलिटी में भी चॉइस मेनू नहीं मिलता है, एलाकार्ट मेनू वहाँ लागू नहीं होता है। तो ये कहाँ पे होता है, सिर्फ होटल्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठवां देखते हैं आज का। प्रोटीन्स इन द मीट
आर, यानी कि मीट में पाई जाने वाली प्रोटीन्स कौन कौन सी होती हैं? पहला ऑप्शन है एक्टिन, मायोसिन, कोलेजन एंड इलास्टिन। दूसरा ऑप्शन है एक्टिन, ग्लूटेन, एल्ब्यूमिन एंड कोलेजन। तीसरा ऑप्शन है मायोसिन, एक्टिन, ग्लूटेन एंड कोलेजन। और चौथा ऑप्शन है एक्टिन, ग्लूटेन, एल्ब्यूमिन एंड इलास्टिन। तो यहाँ पे देखते हैं सही ऑप्शन कौन सा है। यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ सही है, एक्टिन, मायोसिन, कोलेजन एंड इलास्टिन। ये क्या है? मीट प्रोटीन्स होती हैं ये सब मीट में पाई जाती हैं प्रोटीन्स। और इनमें देखिए कि तीनों ऑप्शन इसमें क्या दिए, यहाँ पे ग्लूटेन दिया है, ग्लूटेन दिया है, यहाँ पे ग्लूटेन दिया है, यहाँ ग्लूटेन दिया। तो ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन सही है। कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं? एक्टिन, मायोसिन, कोलेजन एंड इलास्टिन। ठीक है। और यहीं एक क्वेश्चन जैसे बनता है कि मीट का रंग लाल किस प्रोटीन्स के कारण होता है या किसके कारण से होता है, तो वो कौन सा होता है? उसका होता है मायोग्लोबिन। ठीक है, मायोग्लोबिन के कारण मीट का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं आज का। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कैन कॉज, यानी कि आयोडीन की कमी से कौन सा कारण है यहाँ पे? हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए यहाँ पे। सही ऑप्शन कौन है? आयोडीन डेफिशिएंसी कैन कॉज हाइपरथायरॉयडिज्म। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्योंकि जब आयोडीन की कमी होती है बॉडी में तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है कि थायराइड जो हार्मोन सीक्रेशन होता है वो ज़्यादा सीक्रेशन होने लगता है आयोडीन की कमी के कारण। तो यहाँ पे ज़्यादा सीक्रेशन हो जाता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो थायराइड ग्लैंड्स होती हैं वो इनलार्ज हो जाती हैं और बढ़ जाती हैं। ठीक है। और हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है कि इसका सीक्रेशन कम हो जाता है, किसका? थायराइड हार्मोन्स का। और हाइपोग्लाइसेमिया में क्या होता है कि ब्लड में शुगर की मात्रा जो होती है वो नॉर्मल लेवल से कम हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसेमिया। और हाइपरग्लाइसेमिया में शुगर की मात्रा नॉर्मल लेवल से हाई हो जाती है, डायबिटीज़ में जैसे हो गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं आज का। पटोला इज अ ट्रेडिशनल टेक्सटाइल डाई एंड मैन्युफैक्चर्ड इन, यानी कि पटोला एक ट्रेडिशनल टेक्सटाइल डाई और मैन्युफैक्चर्ड है जो कहाँ पे, किस राज्य का प्रसिद्ध है या किस राज्य में फेमस है? राजस्थान में है या उत्तर प्रदेश में है या पंजाब में या गुजरात का? तो ये कहाँ का फेमस है पटोला ट्रेडिशनल टेक्सटाइल डाई एंड मैन्युफैक्चरिंग मेथड है? ये है गुजरात का। ठीक है। पहले ये बेसिकली सिल्क की जो साड़ियाँ आती थी उनमें किया जाता था। अब ये सिल्क के जो दुपट्टे वगैरह भी आते हैं, फैब्रिक्स आते हैं, उन सब में ये पटोला ट्रेडिशनल टेक्सटाइल डाई एंड मैन्युफैक्चर्ड मेथड्स है, डाई मेथड्स। तो ये प्रयोग किया जाता है, वहाँ अप्लाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं आज का। इरी एंड मूंगा वेराइटीज ऑफ विच फाइबर, इरी और मूंगा ये 2 प्रकार की वैरायटी हैं, किस फाइबर की हैं? वूल की हैं या कॉटन की या सिल्क की या मैनमेड फाइबर की? तो इरी और मूंगा, यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है? सिल्क। ये सिल्क की 2 वैरायटीज हैं, कौन? इरी और मूंगा। इस ऑप्शन सही है यहाँ पे, कौन सा? सी। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं आज का। अरामिड फाइबर इज यूज्ड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अरामिड फाइबर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है सूसूल्स या अपैरल्स या बुलेट प्रूफ जैकेट्स या पैकिंग के लिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये टेक्सटाइल का, अक्सर पूछते हैं ये घुमा फिरा के क्वेश्चन। जैसे पूछ दिया उन्होंने कि जो मिलिट्री के कपड़े होते हैं, जैकेट्स होती हैं, उनमें कौन सा फाइबर यूज किया जाता है? तो यहाँ पे क्या लगाते हैं हम? अरामिड लगाते हैं। ठीक है। और जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं उनमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बुलेट प्रूफ जैकेट्स में प्रयोग किया जाता है कौन सा? अरामिड फाइबर्स। ये यहाँ पे 10वीं का कौन सा ऑप्शन सही है? सी। ठीक है, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंस होता है और बहुत ही सिंथेटिक, स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर्स होता है। और ये बेसिकली मिलिट्री के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका जो है इस फाइबर का प्रयोग मिलिट्री के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं आज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, यानी कि साइकोलॉजिकल नीड्स पर कौन सा आधारित है? सुपर ईगो है या ट्रस्ट है या ईगो है या ईड है? तो यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे देखते हैं हम साइकोलॉजिकल नीड्स पे यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है? यहाँ 11वें का डी ऑप्शन यहाँ सही है, ईड। ठीक है,
इट जो है वो साइकोलॉजिकल नीड्स पे होती है। जैसे कि इट ये होता क्या है, जैसे हमने कोई अगर सपोज हमने जिद कर ली कि हमको अभी के अभी दूसरी बार ये चीज़ खानी है, चॉकलेट खानी है, या कोई चीज़ पर कोई बच्चा जिद कर रहा है ये चीज़ हमको खानी है, तो वो क्या होता है, इड होता है। और ईगो क्या होता है, इड और सुपर ईगो के बीच के जो हम कोई ना कोई सलूशन किसी तरीके से निकाल लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईगो बोलते हैं, ठीक है। और सुपर ईगो क्या होता है, ये सुपर ईगो रियलिटी पे काम करता है, वास्तविकता पे काम करता है। ये मैंने क्वेश्चंस कराया भी था टेलीग्राम पे क्विज में, कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वहाँ पे सही ऑप्शन क्या था, सुपर ईगो, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है साइकोलॉजिकल नीड्स पूछ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही, डी सही है, 11वें का डी ऑप्शन यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं आज का। मैग्नीशियम इज इम्पॉर्टेंट फॉर, मैग्नीशियम किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, बोन फॉर्मेशन के लिए, या ऑर्गन प्रोटेक्शन के लिए, या वाटर रिटेंशन के लिए, या बाउल मूवमेंट के लिए। तो मैग्नीशियम का जो होता है वो बेसिकली किसके लिए होता है, बोन फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है बोन फॉर्मेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं आज का। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, यानी कि दहेज प्रथा जो इसको बोलते हैं, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ वाज एन इफोर्ट एट गवर्नमेंट लेवल टू इरेडिकेट द इविल, ठीक है। यानी कि समाज में जो कुरीतियाँ फैली थी क्या, दहेज प्रथा की, तो उसको ख़त्म करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा एक्ट एक लागू किया था, जिसका बोलते क्या, डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट, दहेज प्रथा निवारक एक्ट। तो उसका कब लागू किया गया था, ये 1970 में, या 1961 में, या 1971 में, या 1959 में। तो ये है इसका सही ऑप्शन क्या है, बी, 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं आज का। ड्रेपेबिलिटी ऑफ कॉस्ट्यूम इज मोर प्लीजिंग विथ, ठीक है, समझ लेना अच्छे से। ड्रेपेबिलिटी ऑफ कॉस्ट्यूम इज मोर प्लीजिंग विथ, ड्रेपेबिलिटी मीन्स आकर्षक करना अपनी ओर, या आकर्षकता के लिए जो कोई भी फैब्रिक है या कोई पोशाक है, उसमें जो है कि पोशाक की आकर्षकता को अपनी ओर कैसे आकर्षित करते हैं, तो उसमें उसके लिए हम किस ग्रेन का प्रयोग करते हैं, किस तरीके से किसके साथ हम उसको फैब्रिक को बनाते हैं, स्ट्रेट ग्रेन के साथ में, पहला ऑप्शन, दूसरा है ऑफ ग्रेन या ट्रू बायस ग्रेन, या चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, 14वें का सी ऑप्शन सही है। जो ट्रू बायस ग्रेन के थ्रू जो हम फैब्रिक बनाते हैं, जो हम कॉस्ट्यूम बनाते हैं, वो बहुत ही आकर्षक होते हैं। वो ड्रेपेबिलिटी ऑफ कॉस्ट्यूम हम उनको बोलते हैं, किनके, ट्रू बायस ग्रेन के साथ जो बनाए जाते हैं, जैसे स्ट्रेचबल हैं, फ्लेक्सिबल हैं, और ड्रेपेबिलिटी होते हैं किसके, ट्रू बायस ग्रेन के थ्रू जो भी बनाए जाते हैं उनको कॉस्ट्यूम्स। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं आज का, लास्ट क्वेश्चन है। द एंजाइम मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ स्टार्च इन द ह्यूमन बॉडी आर, यानी कि कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ स्टार्च इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए कौन सा हार्मोन एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होता है या उत्तरदायित्व होता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है एमाइलेजेज, दूसरा है फास्फोटेसिस, और तीसरा है फास्फोराइलेज, और चौथा ऑप्शन है काइनेज। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है, 15वें का ए ऑप्शन सही है। स्टार्च के लिए कौन सा होता है, एमाइलेज। अच्छा लगा आज का वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के क्वेश्चन जो थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इंग्लिश में थे, कोई परेशानी नहीं होगी, मैंने हिंदी में भी समझा दिया अच्छे से बोल के आप लोगों को। और कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि इन क्वेश्चन से, मैंने जो RDA के क्वेश्चन कराए थे उसमें क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट की जो रिक्वायरमेंट है वो EAR में जो है वो कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, और RDA में कितना दिया हुआ है, 130 दिया हुआ है। तो एवरेज जो ब्रेन के फंक्शंस के लिए कार्बोहाइड्रेट की जो ज़रूरत होती है वो कितना होता है, हम उसमें 100 ग्राम पर डे लेते ही लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। अगर उससे कम नहीं ले सकते हैं, अगर उससे कम लेते हैं तो हम मैलनरिश्ड हो जाते हैं, ठीक है। EAR जो है वो एक एस्टीमेट एवरेज रिक्वायरमेंट सेट करके रखा है इस बार के RDA रिपोर्ट में, देखे होंगे आप लोग, 3 चार्ट दिए हैं EAR और RDA का, और एक अपर टॉलरेट लिमिट की, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। और कुछ लोग बोलते हैं कि एनर्जी में जो मैंने एक क्वेश्चन कराया है मेल के लिए कि इतनी इतनी वुमेंस के लिए इतनी रिक्वायरमेंट होती है, उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर 1660 होता है एक रिक्वायरमेंट एवरेज, अगर हमने वहाँ पे 1670 दे दिया है ऑप्शंस में, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे आप लोग रटते हैं क्वेश्चंस को, समझते नहीं हैं, क्योंकि 1660 ऑप्शन ही नहीं दिया है उसमें कहीं पे,
1670 दिया तो आपको लगाना ही पड़ेगा 1670 सही होगा वहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप 1660 अगर ऑप्शन में है और तो अगर वहाँ पे 1670 होता तब आप बोल सकते थे कि 1660 यहाँ पे सही है, जबकि 1660 है ही नहीं वहाँ पे ऑप्शन में, 1670 है तो वहाँ पे हम 1670 लगा सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, सिंपल सा है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर बने रहें। थैंक यू, बाय बाय।